नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं डूंगरपुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र सागवाड़ा, जहां हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। चुनावी माहौल चल रहा है, उस चुनावी माहौल के बारे में, चारों विधानसभा के बारे में हम रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। यहाँ के पत्रकार संघ के अध्यक्ष चंदेर जी व्यास हमारे बीच है, हमारे बीच ललित जी जैन हमारे बीच है और मयंक जी शर्मा भी हमारे बीच है। हम आपको इन तीनों से रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से और बताते हैं चुनावी माहौल के बारे में। ये बताएंगे हमें एकता समाचार के माध्यम से। पत्रकार संघ के अध्यक्ष हमारे बीच चंदेर जी है। चंदेर जी बताइए, अभी चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल के बारे में आपकी 4 विधानसभा है। चारों विधानसभा में पहले सागवाड़ा विधानसभा बीटीपी के झोली में गई थी, एक आसपुर विधानसभा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी और तीसरी विधानसभा जो डूंगरपुर की थी, जिले की थी, वो कांग्रेस के खाते में गई थी और 2 बीटीपी के उम्मीदवार घोषित होकर जीते थे और इन्होंने 84 और सागवाड़े में जो काम किया है और अभी जो माहौल चल रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी चुनावी सरगर्मियां तो शुरू हो गई है, आचार संहिता का दायरा भी लग गया है, लेकिन स्थितियां अभी कुछ स्पष्ट इसलिए नहीं हो पाई है कि कांग्रेस की ओर से भी कहीं टिकट जारी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर डूंगरपुर, सागवाड़ा और 84 के उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कल ही बीटीपी की भी एक सूची आई है जिसमें 84 विधानसभा से उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया है। सागवाड़ा से उम्मीद की जा रही थी कि सागवाड़ा से उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अभी तक सागवाड़ा से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया और इस बार बाप भी मैदान में है और वहाँ से 84 से तो राजकुमार जी मैदान में ही हैं। सागवाड़ा से भी उनकी भी सूची जारी नहीं हुई है। तो कांग्रेस और ये बाप की ओर से और बीटीपी की ओर से सूचियाँ जारी हो जाएंगी और मैदान में कौन कौन लोग रहेंगे ये सामने आने पर एक मतलब क्लियर पिक्चर इस चुनाव की हो जाएगी। हालांकि बीजेपी ने अपनी इसको पिछली बार 11,000 जो वोट 11,000 अनीता कटारा वोट ले गई थी और बीजेपी सेकंड नंबर पे भी रही थी, लेकिन बीटीपी ने एक अप्रत्याशित जीत हासिल की थी 84 और सागवाड़ा विधानसभा में। लेकिन इस बार समीकरण चेंज हुए क्योंकि आदिवासी परिवार जो बताते हैं उससे ही निकली थी बीटीपी और अब उसी आदिवासी परिवार से एक बाप पार्टी निकल गई है। तो बीटीपी भी मैदान में है और बाप भी मैदान में है। तो कहीं न कहीं ये जो डर आदिवासी परिवार में बना हुआ है कि इनके वोट बटेंगे और जिसका फ़ायदा कहीं बीजेपी को तो कहीं कांग्रेस को मिल सकता है। रही बात सागवाड़ा की, चूँकि सागवाड़ा से टिकट वितरण कर दिया गया है, शंकरलाल डेचा बीजेपी से एक बार फिर मैदान में है। पिछली बार भी वे प्रत्याशी के तौर पर थे। पिछली बार और इस बार में जो चुनौती है शंकर डेचा के सामने, तो पिछली बार तो प्रत्यक्ष रूप से एक चुनौती थी अनीता कटारा, इस बार अप्रत्यक्ष कई चुनौतियां हैं। पिछली बार के और इस बार के चुनावी रण में शंकर डेचा के सामने कई अप्रत्यक्ष चुनौतियां हैं जिससे वे भी वाकिफ़ हैं, जनमानस भी वाकिफ़ हैं। तो ये चुनाव क्लियर नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। अभी तक ये लग रहा था कि आदिवासी परिवार मजबूत है, लेकिन वहाँ भी 2 फैक्टर चल रहे हैं, बीटीपी और बाप। वैसे जनमानस में ये है कि ये मर्ज हो जाएंगे, लेकिन जो चुनाव के दौरान इन्होंने जो प्रत्याशी मैदान में उतार दिए उससे लग रहा है कि इनमें कोई मर्ज होने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं इनके बीच में चुनाव होगा। तो जो यहाँ का सबसे बड़ा वोट बैंक है आदिवासी वोट, वो इनके बीच में बटेगा। तो कहीं ना कहीं इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में, जो ये बीटीपी और बाप दोनों में, और इसका फ़ायदा किसी विधानसभा में कांग्रेस को हो सकता है तो किसी विधानसभा में बीजेपी को हो सकता है। बीजेपी ने 3 सीटें तो डिक्लेयर कर दी हैं। डूंगरपुर में तो थोड़ा बहुत विरोध हुआ, हालांकि अब कोई ऐसा विरोध जो नया प्रत्याशी दिए हैं उसको लेकर नहीं है। इधर आसपुर में बीजेपी किसी संशय में है, तो जो वर्तमान जो विधायक हैं उनका टिकट अभी तक फाइनल नहीं किया गया है, कोई नया उम्मीदवार उतारेंगे कि क्या है। लेकिन जो माहौल हम देख रहे थे कि नहीं,
बाप मजबूत रूप से आएगी, उसको कहीं ना कहीं बीटीपी कमज़ोर कर रही है और इसका फ़ायदा कांग्रेस बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नज़र आएगा। चर्चा का जोर चालू है सर। अभी कल बीटीपी ने उम्मीदवारों की घोषणा करी और जैसे ही उन्होंने मीडिया में ये चीज़ आई और आने के बाद प्रतिक्रिया चालू हो गई, तो बताइए आपके क्षेत्र में क्या माहौल आज तक बन रहा है? देखिए, मैं जो आपको पहले भी बता रहा था कि पूर्व में ऐसे लग रहा था कि जो आदिवासी परिवार राजनीति में एंट्री किया और पिछली बार डूंगरपुर की 2 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद लग रहा था कि जो पंचायत राज चुनाव में उन्होंने जो बड़ी जीत हासिल की, लोकसभा चुनाव भी वो लड़े और अच्छे खासे वोट लाए, तो उसके बाद एक ये लग रहा था कि डूंगरपुर में माहौल बनेगा और चारों सीटों पर ही प्रभावी तरीके से इस विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाप बनाई और यहाँ बीटीपी का ही लग रहा था कि मर्जर हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बीटीपी के प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, इससे लग रहा है कि कोई मर्जर होना नहीं है। तो इसका सीधा नुकसान बाप को होना है, मतलब जो बाप या बीटीपी दोनों को होना है। और आप देख लीजिए कि सागवाड़ा की जो सीट है, क्योंकि यहाँ से भी विधायक है, आसपुर 84 में तो राजकुमार जी को प्रत्याशी बना दिया है, आसपुर से भी घोषणा कर दी है, डूंगरपुर से बाकी है और सागवाड़ा से बाकी। तो सागवाड़ा पूरे जिले की हॉट सीट बनी हुई। क्यों? क्योंकि सागवाड़ा चाहे बीजेपी का राज हो चाहे कांग्रेस का राज हो, राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। वर्तमान में भी आप देखिए सागवाड़ा राजनीति का केंद्र बिंदु था। तो अभी तक यहाँ से कांग्रेस भी घोषणा नहीं कर पाई है और आदिवासी परिवार से जो पिछली बार मतलब बीटीपी से जो लड़े थे, सिटिंग एमएलए हैं उनका, लेकिन बाप से वो जो सुनने में आ रहा है कि वो बाप से लड़ेंगे, लेकिन उनकी घोषणा भी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो यहाँ इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है आदिवासी समुदाय आदिवासी, तो वो अब थोड़ा सा ये कि यहाँ जाए या वहाँ जाए, किसको दे, उनमें ये उलझन ज़रूर आ रही है कि बीटीपी के साथ जाएं कि बाप के साथ जाएं। हालांकि बहुत सारा यूथ जो है वो बाप के साथ जुड़ गया है और कई लोग ऐसे भी हैं जो बीटीपी का दामन थामे हुए भी बैठे हैं। तो ये तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में इनके बीच ज़्यादा मतभेद देखने को मिलेगा। अभी 84 में सुनने में आया था कि एक एमएलए राजकुमार ने पूरी विधानसभा हिला दी थी और 84 में ये माहौल चल रहा है कि बीटीपी का ही कैंडिडेट को हम निकालेंगे। तो आपके पत्रकार के हिसाब से वहाँ पे क्या चर्चा चल रही है उसके बारे में? तो देखिए, मैं जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ तो जो आदिवासी परिवार कहें या आदिवासी लीडरों में से जो कहें तो राजकुमार रौत का एक अपना आप में एक बड़ा व्यक्तित्व है जो पिछले चुनाव में देखा जा रहा है। कहीं उसके बाद जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उनका एक प्रभुत्व देखा जा रहा है। और अभी जो मैंने कल जो सुना, जिनको टिकट दी थी तो पिछली बार उनको बैठा कर ही इनको चुनाव लड़ाया गया था, तो मतलब उनका भी क्षेत्र में प्रभाव है। हालांकि वहाँ से 84 से तो इस बार पूर्व मंत्री थे बीजेपी के सुशील कटरा, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया, तो उनका भी एक बड़ा हो रहा है वहाँ पे। और जो सुनने में आ रहा है कांग्रेस से ताराचंद भोगरा या उनके परिवार से किसी को मिल सकता है, तो राजकुमार जी के लिए भी इस बार टफ हो जाएगा। जो इस सुनने में आ रहा था कि क्लीन स्वीप हो सकता है, लेकिन यदि बीटीपी उनकी मैदान में रहती है तो राजकुमार जी के लिए इस बार 84 थोड़ा टफ हो जाएगा। डूंगरपुर की बात करते हैं अपन। डूंगरपुर 15 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे विधायक रहा और परिवर्तन 2018 में हुआ जो गणेश गोगरा बने हैं। तो अभी डूंगरपुर ज़िले में क्या माहौल चल रहा है? देखो, डूंगरपुर ज़िले की जो बात करूं तो उसमें निश्चित तौर पर गणेश गोगरा ने एक प्रत्याशी जीत हासिल की थी और कांग्रेस का उनको बीच में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन वो पूरा एक अलग राजनीतिक समीकरण था। उसके बाद उनको कमज़ोर करने के भी काफ़ी प्रयास किए गए। हालांकि मैं जब डूंगरपुर में पत्रकारिता करता था तब से गणेश जी गोगरा को जानता हूँ, तो गणेश की एक अलग लीडरशिप है। उनका ज़मीनी स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत है, लोगों के बीच लोगों का जुड़ाव ये है। लेकिन जब वो फिर उसके बाद जब वो विधायक बने तो कुछ नाराज़गियाँ पार्टी स्तर पे भी रहती है। कुछ बड़े नेताओं से उनकी नाराज़गी जग जाहिर हुई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े नेताओं के खिलाफ उनके हुए, तो उसको लेकर उनकी स्थितियाँ पार्टी स्तर पे थोड़ी कमज़ोर हुई। लेकिन ज़मीनी स्तर पे गणेश गोगरा मजबूत है। लेकिन आप देखेंगे कि कई ऐसे बड़े लीडर हैं, जैसे पूर्व विधायक हैं लाल शंकर घाटिया हैं, पूर्व प्रधान हैं बिछीवाड़ा के,
ऐसे लोग भी टिकट मांग रहे हैं और कुछ भी लोग टिकट मांग रहे हैं। तो यदि इन लोगों की नाराज़गी रही तो जो एक सीट आई थी कांग्रेस की डूंगरपुर से, उस पर भी खतरा हो सकता है। सर बताइए, अभी आसपुर में एक माहौल चल रहा है उमेश डामोर का। उमेश डामोर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के गोपीचंद जी मीणा के सामने दूसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। तो बताइए अभी आसपुर विधानसभा के बारे में बताइए। मतलब बीजेपी ने अब 3 सीटें तो डिक्लेयर कर दी और आसपुर से गोपीचंद जी का नाम अभी तक नहीं आया है। वो बहुत सोचने वाली बात है। हालांकि जो हमारे जो सूत्र हैं उससे ये मालूम पड़ रहा है कि संघ नाराज़ है, संगठन नाराज़ है, इसलिए उनका टिकट अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। और इधर जिस उमेश जी की जो बात कर रहे हैं तो वो बहुत मजबूत वहाँ पे हैं और पिछले विधानसभा में भी हमने देखा था कि वो 3-1 हज़ार वोटों से ही पीछे रह गए थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका मैनेजमेंट की कमी रही होगी, चुनावी मैनेजमेंट की, वरना वो सीट निकाल लेते। तो इस बार भी उन पर ही आदिवासी परिवार ने भरोसा जताते हुए बाप जो उनकी भी नई पार्टी बनी है उससे उनको टिकट दिया है। और कांग्रेस बाप ने घोषित कर दी और कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी वहाँ से अभी तक उम्मीदवार नहीं दे पाई है। कारण उसका वही है कि एक से अधिक लोग हैं। हालांकि जो कांग्रेस में जो नाम आ रहे हैं वो जैसे एक नाम आ रहा है तो पहले बीजेपी में थे, वर्तमान में कांग्रेस में आ गए थे, तो उनका नाम भी चल रहा है। तो वहाँ मुझे लगता है कि वापस उमेश जी इस बार वापस टक्कर देंगे। सर कांग्रेस का चारों विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है और आपके सूत्र के अनुसार बताइए। देखिए, माहौल तो कांग्रेस का बेहतर है क्योंकि अभी सरकार में कांग्रेस रही है और निस्संदेह इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि कई काम, विकास के कई ऐसे काम हुए हैं, घोषणाएं हुई हैं और राहत देने के काम हुए हैं। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और भी हो गई कि लोगों को लगा कि भाई कांग्रेस तो जीत जाएगी, तो उस हिसाब से कैंडिडेट भी बढ़ गए। जहां आप देखिए कि पहले एकमात्र भिखाबाई का परिवार यहाँ की राजनीति में शुमार था, इस बार 17 लोगों ने आवेदन दिया है। तो कहीं न कहीं ये डूंगरपुर में भी एक से ज़्यादा उम्मीदवार हो गए, जबकि वहाँ गणेश गोगरा सिटिंग एमएलए हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद भी वहाँ टिकट की मांग करने वाले बहुत से लोग हैं। इसी तरह आप आसपुर में देख लीजिए, आप आसपुर में भी 7 से 8 उम्मीदवार हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। 84 में चले जाएं तो 84 में तो जगजाहिर है, बघोरा जी और महेंद्र बड़जोड़ के बीच में जो अदावत चलती रहती है वो जगजाहिर है। तो कांग्रेस की स्थिति इसलिए गंभीर बनी हुई है कि आप किसी को टिकट दोगे तो कितने लोग नाराज़ होंगे, क्योंकि इनको। और यहाँ तो जो एक बात है, भी आपने बीच में एक टैप प्रकरण भी आया था, आपने सुना होगा, 2 लाख रुपया दे के नाम ऊपर नीचे करवा लो। तो उसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का भी ये नाम आया कि भाई वहाँ तो दिनेश जी फाइनल करेंगे। तो यहाँ की जो राजनीति है, डूंगरपुर की राजनीति, मेरा ये मानना है कि दिनेश खोड़निया के इर्द गिर्द है कांग्रेस की राजनीति। दिनेश जी खोड़निया के इर्द गिर्द के टिकट वितरण में उनकी रायशुमार ली जाएगी और वो जिस पे हाथ रख देंगे उसको टिकट मिल जाएगा। हालांकि जो हमारी जो जानकारी ये है कि 84 से बघोरा जी या उनकी फैमिली से किसी को मिल सकता है। सागवाड़ा से कैलाश जी भी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से जिला परिषद सदस्य हैं युवा हरीश भी कर रहा है। भिखाबाई की फैमिली से सुरेंद्र भाई बामणिया हैं, सन्नी बामणिया हैं, पूर्व प्रधान भास्कर जी भी मैदान में हैं। उसके अलावा भी कई ऐसे हैं, कई पार्षद भी चुनाव की लाइन, टिकट की लाइन में हैं। यही स्थिति आसपुर की भी है कि कई लोग चुनावी टिकटें मांग रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए इसीलिए देखिए आप, बीजेपी ने तो अपनी घोषणा कर दी, लेकिन जो कांग्रेस की लिस्ट आने में इसीलिए दिक्कतें आ रही है, इसीलिए परेशानी आ रही है क्योंकि कोई यहाँ फिर एक फैक्टर और भी है, सचिन पायलट ग्रुप भी है यहाँ पे, वो भी अपनी तरफ से टिकट के लिए दावेदारी अंदर के अंदर जता रहे हैं। तो यहाँ कांग्रेस के लिए ये दुविधाएं बन रही हैं कि किसको टिकट मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा। और टिकट मिलने के बाद ही जो है, हालांकि मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि बीजेपी ने अपनी 3 टिकटें घोषित कर दी हैं, तो बीजेपी ने 3 टिकटें घोषित करने के साथ ही उनका संगठनात्मक काम भी शुरू हो चुका है। तो कहीं न कहीं वे इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से आगे निकल गए,
क्योंकि उनका तो बैठ के शुरू होने लग गई। और जो भी टिकट पहले से ही दे दिए तो कोई नाराज़ होगा तो उसको मनाने का भी काम चल रहा है। तो वो चुनाव के नज़दीक आते आते बीजेपी उस फैक्टर पे काम कर लेगी, लेकिन यदि कांग्रेस जितना लेट करेगी उतना उनके लिए दिक्कत हो सकती है। एकता समाचार के माध्यम से फीडबैक लिया गया चारों विधानसभा में, तो कांग्रेस 3 जगह विधायक उनके नहीं थे तो भी वहाँ विकास कार्य मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत और यहाँ के जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष थे उन्होंने काफ़ी विकास की घोषणाएं करी, काफ़ी विकास भी हो रहे हैं और इसके माध्यम से हर जगह सर्व समाज में भी एक माहौल बना हुआ है। सागवाड़ा नगर में भी 1 करोड़ रुपए की घोषणा हुई है, उसके बारे में आप क्या कहो? देखिए, निसंदेह जो सागवाड़ा या डूंगरपुर में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसका एक मतलब उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री के बहुत करीबी नेता हमारे यहाँ दिनेश खोड़निया जो थे उसका लाभ इस क्षेत्र को मिला है। और उनका वो इतने करीबी थे इसलिए वो कोई भी बात करते कि साहब हमको ये काम चाहिए मुख्यमंत्री जी से तो वो काम आ जाता। सागवाड़ा में भी आप देख रहे हैं कि सीवरेज और पेयजल के काम चल रहे हैं, उसके अलावा भी ऑडिटोरियम बनने का काम चल रहा है। और डूंगरपुर में पेयजल स्कीम सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से पेयजल स्कीमों पे काम चल रहा है। कई सड़कों के काम भी हो रहे हैं, कई एनिकेट सिंचाई विभाग के बने हैं। तो इसका कारण एक ही है कि मुख्यमंत्री जी से दिनेश खोड़निया की करीबी, इसलिए उनको पता था यहाँ के लोग कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ ये काम चाहिए। वो तो कोई भी आप देख लो कि कोई भी मुख्यमंत्री का बजट रहा होगा जिसमें सागवाड़ा को कोई राशि नहीं मिली हो, सागवाड़ा के लिए या डूंगरपुर जिले की कोई घोषणा नहीं हुई हो, ऐसा नहीं रहा है। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहूँगा, देखिए पहलू दोनों हो सकते हैं। अच्छा काम है तो अच्छा है, अच्छी घोषणाएं हुई हैं तो अच्छा है, लेकिन इसके अलावा भी कई मूलभूत चीज़ें हम जो देखते हैं उसमें कमियां हैं। उन कमियों की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। जो बातें आती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप देख लीजिए क्या स्थिति है, जहां आम व्यक्ति जाता है वहां की स्थितियां आपको पता है क्या है। स्कूल्स की स्थिति आपको पता है कि पूरे टीचर्स नहीं, हालांकि टीचर्स भर्तियाँ होती रही हैं। नए कॉलेज की घोषणा हुई है, लेकिन जो पुराना कॉलेज है उसमें भी अभी कुछ कमियां हैं। एक सबसे बड़ी जो चूँकि यहाँ कर्मचारी वर्ग इस पूरे एरिया में ज़्यादा है, तो एक सबसे बड़ी घोषणा जो पीएस की जो हुई, जो पुरानी पेंशन जो लागू कर दी गवर्नमेंट की, तो उसका लाभ निश्चित तौर अब लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो आने वाला चुनाव ही बता पाएगा। यदि तो मेरा ये कहना है कि जब कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में अपने आप को मानती है इन घोषणाओं के सहारे, ये तो टिकट वितरण में ये देरी क्यों हो रही है? टिकट भी दे दो, आप जल्द से जल्द टिकट दे दो ताकि किसी को मालूम पड़ेगा भाई हमको क्या देना है। अब उन योजनाओं का कितना लाभ क्षेत्र को मिला, उन योजनाओं के बारे में लोगों ने कितना जाना समझा, वो तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। क्योंकि पिछली बार भी एक ही सीट कांग्रेस की, एक ही सीट आई है ना, और बाकी सीटों पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही। अब जो है, अब परिणाम क्या आते हैं वो देखने के होंगे, तभी तो इसका आकलन हो। ये तो परीक्षा है, ये अशोक गहलोत जी की या कांग्रेस सरकार की ये तो परीक्षा है कि उस परीक्षा में वो पास होते हैं नहीं होते, वो विधानसभा चुनाव परिणाम बताएगा। 2 जिलों को वो मिलाकर एक लोकसभा बनती है। उस लोकसभा के सांसद महोदय श्रीमान कनकमल जी कटारा, जो यहाँ सांसद रहे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के, तो संसदीय क्षेत्र के क्या विकास कार्य हुए और सांसद का कार्यकाल कैसा रहा इनका, उसके बारे में? देखिए, सांसद जो हैं कनक जी, वो पूर्व मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, राज्यसभा में भी रहे। तो सांसद का सीधा कार्यकाल होता है सेंटर से, मतलब उनकी स्कीमें जो आती है वो सेंटर से आती है। तो सेंटर की जो स्कीमें हैं तो आप देख लीजिए कि उन्होंने भी काम करने में ठीक है डिले हो सकता होगा, क्योंकि सेंटर की स्कीमें बड़ी स्कीमें होती हैं, रेलवे होता है, हाईवे होते हैं, तो काम होने में डिले हो सकता है। लेकिन डूंगरपुर रेलवे स्टेशन उनके कार्यकाल में बना और ब्रॉडगेज की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि आप पहले डूंगरपुर में रेल ले आओ, हम जिला बना देंगे। तो कहीं ना कहीं वो काम भी अब शुरू होने जा रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन जो है उसके काम के लिए भी उन्होंने प्रयास किए हैं। हाईवे का काम आपका रतलाम स्वरूपगंज जो है वो हाईवे का काम आप देख ही रहे हैं, वो शुरू हुआ ही है। तो
सांसद ने भी अपने स्तर पे प्रयास करके जो सेंटर की जो स्कीम, देखो जल जीवन मिशन की बात करें अपन, तो जल जीवन मिशन सेंटर की स्कीम है। तो लगभग जो मैं मानूं कि सागवाड़ा के, तो यदि ये धीरे धीरे एक एक फेज़ में सागवाड़ा क्षेत्र के तो लगभग गांव इसमें जुड़ जाएंगे। उसके लिए सेंटर ने भी प्रयास किए हैं, उसके लिए स्टेट की ओर से प्रयास किए गए। तो ये जो बड़े काम हैं, जो रेलवे के होने चाहिए थे, जो हाईवे के होने चाहिए थे, जो जल जीवन मिशन के होने चाहिए थे, ऐसे बड़े काम सांसद महोदय के कार्यकाल में हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि कुछ नए कामों के लिए भी उनको प्रयास करना चाहिए था। जैसे हमको लगता है कि हमारा जो ज़्यादातर जो रूट है, जो हमारे जो नज़दीकी जो दो बड़े शहर हैं, अहमदाबाद और उदयपुर, हम जयपुर नहीं जाते हैं, हम अहमदाबाद और उदयपुर जाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटलिटी के लिए हो, खरीदारी के लिए हो, या रोजगार के लिए, है ना। तो ये हाईवे नए बने, यदि मैं कहूँ कि जो बांसवाड़ा से अहमदाबाद का जो हाईवे है, जो वाया मोड़ासा जाता है, या यहाँ से आसपुर से उदयपुर का जो रोड है, उसको हाईवे में तब्दील कराया जाए। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, दोनों सरकारों से कहता हूँ, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, आप देखिए यहाँ स्थिति ये है कि 3 लाख लोग नरेगा में काम करते हैं। मतलब 3 लाख तो सरकारी आंकड़ों में श्रमिक हैं, और कई हज़ारों लोग पलायन करते हैं गुजरात में। तो इंडस्ट्री के लिए कैसे यहाँ नई इंडस्ट्री आए, कैसे नए रोजगार के आयाम स्थापित हों, उसको लेके दोनों सरकारों को, दोनों पार्टियों के नेताओं को इस पर एक बैठ के एक आम सहमति बनाते हुए इस पर कुछ करना चाहिए। और जो भी नए अभी जो लोकसभा के जो भी चुनाव आएंगे, उसमें 2 नए हाईवे बने, और ये जो कनेक्टिविटी अहमदाबाद और उदयपुर से हमारी बढ़े, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। काफ़ी लोगों की उम्मीदें ही रह गई। सागवाड़ा जिला बनना था, मुख्यमंत्री ने सभी जिले बनाए, मगर सागवाड़ा को जिला घोषित नहीं किया। इसके बारे में सोशल मीडिया, जब ये नए जिले जो बने थे, तब सोशल मीडिया पे काफ़ी चला कि सागवाड़ा जिला बने, सागवाड़ा जिला बने, और ये उम्मीद थी कि सागवाड़ा जिला बन भी जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के बहुत करीबी नेता यहाँ हमारे यहाँ दिनेश खोड़ेनिया रहते हैं, तो उनसे ये उम्मीद थी कि वो सागवाड़ा को जिला बना देंगे। फिर सोशल मीडिया पे ये चलता रहा कि कांग्रेस के लोग लिखते रहे कि पहले आप डूंगरपुर बसवाड़ा रतलाम रेल ले आओ तो हम जिला बना देंगे। अब रेल तो आने में, रेल के काम शुरू तो करा दिया है, लेकिन उसका आने में तो समय लगेगा। मैं भी व्यक्तिगत रूप से आश्चर्य व्यक्त कर रहा हूँ कि भाई दिनेश जी इसमें पीछे कैसे रह गए। पर एक चीज़ मैं और भी कहूँगा कि जब मेरी भी इससे दिनेश जी से बात हुई थी उसको लेकर, तो लोगों का रुझान ही नहीं है। लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे मांग कर रहे हैं, किसी ने इस संबंध में कोई ज्ञापन नहीं दिया, ना दिनेश जी को दिया, ना सरकार को दिया, ना एसडीएम को दिया। जो माध्यम होता है एक जिला बनने का कि मांग की जाती है, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ये मांग हो रही थी, है ना। लेकिन ऐसा लोगों ने कोई मांग नहीं की, ना कोई ज्ञापन दिए, ना कोई सरकार से ऐसी कोई मांग की। यदि लोगों में ऐसा कोई रुझान दिखता कि लोग जा रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता था कि दबाव में भी सरकार आती, या कांग्रेस के नेता भी दबाव में आते, तो बन सकता था जिला। या हो सकता है कि आगामी चुनाव के लिए इसको एक मुद्दा रहने दिया जाए।